हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, हम आपके लिए जो सीरीज़ लेकर आए हैं NISM सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई, जहां आपको सारे ही चैप्टर के MCQs देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन MCQs से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं जाने वाला है, इसलिए आप पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स। ये MCQs पार्ट 1 रहेगा हमारा। इसके भी हम अलग अलग पार्ट में जो है वो और भी MCQs लाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर 3 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑप्शन ए, an agreement to buy or sell an assets immediately at the current market price. Option B, an agreement made directly between two parties to buy or sell an assets on a specific date in the future at term decided today. Option C, a contract trade on an exchange to buy or sell an assets in the future. Option number D, a standardized agreement to buy or sell an assets on a future date at a predetermined price. तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट किया जाता है सीधे डायरेक्टली, टू बाय और सेल, या तो बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, अन एसेट्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर। किसी भी एसेट्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कोई डेट होगी जो फ्यूचर्स की डेट होगी, एट टर्म डिसाइडेड टुडे, लेकिन टर्म जो है वो आज डिसाइड की जाती है। इसी को हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज लिक्विडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू? Option A, the ability to convert assets into cash quickly. Option number B, availability of cash in the market. Option number C, the ability of market participant to buy or sell the desired quantity of an underlying assets. Option number D, the stability of assets price in the market. तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एबिलिटी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट टू बाय और सेल द डिजायर्ड क्वांटिटी ऑफ अन अंडरलाइंग एसेट्स। यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? अन एग्रीमेंट मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल अन एसेट्स ऑन अ specific date in the future. Option number B, an agreement made hot on organized exchange to buy or sell a fixed amount of a commodity or a financial assets on a future date at an agreed price. Option number C, a contract to buy or sell an assets immediately at the current market price. Option number D, an informal agreement between two parties to trade assets at a future date. तो आपसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा गया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अन एग्रीमेंट मेड थॉट ऑन अन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यही फ़र्क है। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एक्सचेंज पे काम होता है, ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पे यहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट होता है। टू बाय और सेल, यहाँ पे भी वही है, बाय या सेल किया जाएगा। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी, या तो कोई कमोडिटी होगी या फिर फाइनेंशियल एसेट्स होगी, ऑन अ फ्यूचर डेट। जो डेट जो होगी वो फ्यूचर डेट के लिए ये जो है एग्रीमेंट किया जाएगा एट अन एग्रीड प्राइस, और जो प्राइस होगी वो भी एग्री यहाँ पे की जाएगी। तो इसी को हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टिक साइज फॉर निफ्टी फ्यूचर? यहाँ पे आपसे निफ्टी फ्यूचर का टिक साइज पूछा गया है। टिक साइज आप समझते होंगे, एक तरीके से जो
बेसिक या फिर बेस जो होता है अंतिम में, जैसे हम कोई भी निफ्टी का अभी अगर कोई फ्यूचर्स देखें 24,500, और यहाँ पे हम जो पीछे टिक साइज देखते हैं वो यहाँ पे आती है 0.5 या फिर यहाँ पे आएगा 25। तो यहाँ पे जो टिक साइज रहेगी वो 5 पैसा रहता है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो व्हाट इज द टिक साइज फॉर निफ्टी फ्यूचर्स? 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा या 5 पैसा? तो आपका उत्तर होगा 5 पैसा। व्हाट इज द बेसिस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज द बेसिस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बेसिस की बात की गई है। ऑप्शन ए, द रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर प्राइजेस एंड स्पॉट प्राइस। ऑप्शन बी, the difference between the spot price and the future price. Option number C, the cost of carrying the underlying assets. Option number D, the dividend received during the holding period. तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बेसिस फ्यूचर, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो बेसिस होता है वो होता है द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। दोस्तों, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, जो हम आगे के सीरीज में इस पार्ट में हम सिर्फ जो है न्यूमेरिकल नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे थ्योरिकल क्वेश्चन ही देख रहे हैं। तो आगे की जो सीरीज आएगी उनमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मार्किंग टू मार्केट MTM इन द फ्यूचर मार्केट? व्हाट इज मार्किंग टू मार्केट, जिसको MTM कहा जाता है, फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या होता है? ऑप्शन ए, सेटलिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑन अ डे टू डे बेसिस। ऑप्शन नंबर बी, सेटलिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर सी, सेटलिंग ओनली लॉसेस ऑन अ ईयरली बेसिस। ऑप्शन नंबर डी, सेटलिंग ओनली प्रॉफिट ऑन अ मंथली बेसिस। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेटलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। इसी को हम MTM कहते हैं, मार्किंग टू मार्केट फ्यूचर मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ प्राइस बैंड? आपसे पूछा गया है प्राइस बैंड क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, द एवरेज प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओवर अ वीक। ऑप्शन नंबर बी, द प्राइस रेंज within which a contract is permitted to trade during a day. Option number C, the highest price a contract can reach in a month. Option number D, the minimum price at which a contract can be bought. तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस बैंड की बात कही है। प्राइस बैंड जो है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्राइस रेंज विद इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग डे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, द प्राइस रेंज विद इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज परमिटेड टू ट्रेड ड्यूरिंग अ डे। ये एक दिन में जो स्टॉक है वो कितना मूव करेगा, यानी एक तरीके से लोअर प्राइस और अपर प्राइस, उन दोनों के बीच में जो है वो प्राइस स्टॉक की रहेगी। तो जो प्राइस बैंड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा, इसी को हम बोलते हैं प्राइस बैंड। क्वेश्चन नंबर 8, what is the long position in the derivatives market? Option A, outstanding unsettled buy position in a contract. Option B, outstanding unsettled sell position in a contract. Option C, combination of buy and sell position in a contract. Option D, closed position in a contract. तो देखिए जो लॉन्ग पोजीशन होती है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउटस्टैंडिंग अनसेटल्ड बाय पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ऑपरेशनल मैकेनिज्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है उसकी बात यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे। ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस। ऑप्शन नंबर बी, इट इज एन एक्सचेंज ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी, इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी, इट इज ओनली ट्रेडेड बाय क्लियरिंग एजेंसीज। तो यहाँ पे ऑपरेशनल मैकेनिज्म जो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, इट इज नॉट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस, इसका सही उत्तर होगा।
Question number 10. What is a payoff chart in the context of future contract? Option number A graphical representation showing the volume of trades. Option number B, a tabular representations of trades executed. Option number C, a summary of all market transaction over a day. Option number D, a graphical representation showing the price of the underlying assets on the x axis and profit losses on the y axis. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है पे ऑफ चार्ट के बारे में, वो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स ऑन द एक्स एक्सेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे प्रॉफिट या लॉस दिखाया जाता है और एक्स एक्सेस पे जो है वो अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस दिखाई जाती है। इसी को हम पे ऑफ चार्ट कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इन फ्यूचर प्राइसिंग? कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, और वो भी किस में? फ्यूचर प्राइसिंग में। ऑप्शन ए, इट इज अ मॉडल बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ऑप्शन बी, इट इज अ मॉडल दैट प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। ऑप्शन सी, इट इज अ नो आर्बिट्रेज मॉडल assuming no mispricing exists between spot and future market. Option D, it is a model that calculates future prices based on market sentiment. तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ नो आर्बिट्रेज मॉडल assuming no mispricing exists between spot and future market. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। What do no arbitrage bound in future market indicate? What do no arbitrage bound in future market indicate? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, द मैक्सिमम प्राइस लिमिट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन रीच। ऑप्शन बी, द प्राइस रेंज विद इन विच आर्बिट्रेज opportunities are eliminated. Option C, the minimum margin requirement for participating in future trading. Option D, the threshold for intimidating government interventions in फ्यूचर मार्केट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्राइस रेंज विद इन विच आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आर eliminated. Question number 13, what is the cost of carry model primarily used for in a future pricing? Option A, to determine the spot price of underlying assets. Option number B, to calculate transactions cost in future trading. Option number C, to estimate the fair price of future contract. Option number D, to regulate speculative trading in future मार्केट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल जो है प्राइमरीली यूज्ड इन फ्यूचर प्राइसिंग, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही होगा, टू एस्टिमेट द फेयर प्राइस निकालने के लिए फ्यूचर मार्केट में इसका यूज किया जाता है, फेयर प्राइस की गणना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अन एजम्पशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग? इनमें से कौन सी एजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं करती है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल फॉर फ्यूचर प्राइसिंग? ऑप्शन ए, द अंडरलाइंग एसेट्स इज अवेलेबल इन एब्यूडेंस इन द कैश मार्केट। ऑप्शन बी, देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ऑप्शन सी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स आर सीजनल। ऑप्शन डी, द अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी सोल्ड शॉर्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स आर सीजनल। डिमांड और सप्लाई जो होती है वो अंडरलाइंग एसेट्स की जो होती है वो सीजनल होती है। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो है अच्छा देखिए, ये जो आंसर है इसको आप देखिएगा, डिमांड जो सप्लाई होती है वो अंडरलाइंग एसेट्स के लिए सीजनल होती है, ये जो अजम्पशन है वो इस मॉडल में काम नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ कन्वेनियंस यील्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर मार्केट? Option A, it is the return generated from holding of financial assets. Option B, it is the additional return from intangible benefit of holding an assets. Option C, it is the interest earned
from dividend on equity. Option D, it is the profit from selling an assets at a higher price in the future. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज द एडिशनल रिटर्न फ्रॉम intangible benefit of holding an assets. Question number 16. What is the primary object of what is the primary objective of hedgers in the derivatives market? hedgers जो होते हैं उनका derivatives market में primary object क्या होता है? ऑप्शन ए, to maximize profits thought speculative trading. ऑप्शन बी, to exploit arbitrage opportunities. Option C, to lock in price and reduce exposure to market variables. ऑप्शन डी, टू ट्रेड एक्टिवली इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. तो जो हेजर्स होते हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है ऑप्शन सी, टू लॉक इन प्राइजेस एंड रिड्यूस एक्सपोजर टू मार्केट वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 17. What is specific risk, also known as unsystematic risk? स्पेसिफिक रिस्क जिसको अनसिस्टमेटिक रिस्क भी कहा जाता है, तो वो क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है. ऑप्शन ए, द रिस्क एसोसिएट विथ द ओवरऑल मार्केट कंडीशन अफेक्टिंग ऑल सिक्योरिटीज. ऑप्शन बी, द रिस्क ऑफ प्राइस मूवमेंट ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर. Option number C, the risk that arises from the unique circumstances of a particular company or industry. Option D, the risk of adverse movement in interest rate. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, the risk that arises from the unique circumstances of a particular company or industry. ये इसको बोला जाता है unsystematic risk. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज अ सिस्टमेटिक रिस्क इन इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे अब सिस्टमेटिक रिस्क की बात की जा रही है. ऑप्शन ए, रिस्क स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल स्टॉक. ऑप्शन बी, रिस्क एसोसिएट विथ ओवरऑल मार्केट मूवमेंट. ऑप्शन सी, रिस्क ड्यू टू कंपनी स्पेसिफिक इवेंट. और ऑप्शन डी, रिस्क रिलेटेड टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट. तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो जो आपके ओवरऑल मार्केट के मूवमेंट पे जो है वो डिसाइड रहता है. यहाँ पे रिस्क एसोसिएट विथ ओवरऑल मार्केट मूवमेंट, इसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज अ लॉन्ग हेज इन अ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्ग हेज क्या होता है? ऑप्शन ए, सेलिंग फ्यूचर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉलिंग प्राइजेस. ऑप्शन बी, बाइंग फ्यूचर टू प्रोटेक्ट against rising prices. Option C, investing directly in stock. Option D, speculating on currency movement. तो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग हेज की बात की गई फाइनेंशियल मार्केट में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइंग फ्यूचर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइजेस. यहाँ पे जो है फ्यूचर इसलिए बाय किया जाता है, खरीदा जाता है, वो आपको बचाता है अगेंस्ट किसके? राइजिंग प्राइजेस. यानी प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसके लिए जो है आप लॉन्ग हेज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज अ नेक्ड पोजीशन इन फ्यूचर ट्रेडिंग? व्हाट इज अ नेक्स्ट पोजीशन? नेक्ड पोजीशन क्या होती है फ्यूचर ट्रेडिंग में, ये पूछा गया है. ऑप्शन नंबर ए, अ पोजीशन विथ नो एसोसिएटेड रिस्क. ऑप्शन बी, अ पोजीशन वेयर द ट्रेडर एक्सपेक्ट नो मूवमेंट इन प्राइजेस. ऑप्शन सी, अ पोजीशन टेकन विदाउट any offsetting position in the underlying assets. Option D, a position with guaranteed profits. तो नेक्ड पोजीशन किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अ पोजीशन टेकन विदाउट एनी ऑफसेटिंग पोजीशन इन द अंडरलाइंग एसेट्स, इसी को कहा जाता है नेक्ड पोजीशन. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज अ आर्बिट्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्टेक्ट में आर्बिट्रेज क्या होता है? ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. ऑप्शन बी, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिपेंसीज. ऑप्शन सी, रिस्क फ्री स्पेकुलेशन ऑन कमोडिटीज. ऑप्शन डी, ट्रेडिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिस्क्रिपेंसीज.
Question number 22. Why are forward contract considered illiquid? Option A, they are standardized and trade on exchange. Option B, they are tailor-made and not listed to trade on exchanges. Option C, they have high transaction cost. ऑप्शन डी, दे आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है कि इलिक्विड क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर टेलर मेड एंड नॉट लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो टेलर आपके लिस्टेड होते हैं और ट्रेड जो है वो एक्सचेंज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द वन की फीचर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंपेयर टू फॉरवर्ड्स? Option A, future are informal and not traded on exchanges. Option B, future are standardized and trade on an exchange. Option C, future involve immediate exchange of money or assets. Option D, future are customized for each trader. तो दोस्तों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कंपेयर यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से किया गया है। वन की फीचर बताना इनमें से, तो ऑप्शन बी होगा फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज। और आपको पता होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉन अज? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक। ऑप्शन बी, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल। ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्ट आउटलाइंस। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आंसर सी होगा, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस। बिकॉज जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम टर्म एंड कंडीशन है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज द डेली सेटलमेंट प्राइस फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंड? Option A, based on the opening price of the future contract. Option B, based on the highest price of the future contract during the day. Option C, based on the last half an hour weighted average price of the future contract. Option D, based on the average price of the future contract throughout the day. तो यहाँ पे डेली सेटलमेंट प्राइस जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बेस्ड ऑन द लास्ट हाफ एन आवर वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट हाफ एन आवर जो होता है उसी के आधार पे यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस निकाली जाती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। क्वेश्चन नंबर 26, इफ द फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस। फ्यूचर प्राइस जो है वो आपकी स्पॉट प्राइस से ज़्यादा है, तो व्हाट इज द बेसिस फॉर द एसेट्स? ऑप्शन ए, पॉजिटिव। ऑप्शन बी, जीरो। ऑप्शन सी, नेगेटिव। ऑप्शन डी, अनडिफाइंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नेगेटिव। अगर यहाँ पर फ्यूचर प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा हो जाती है तो आपके जो है वो बेसिस जो है वो नेगेटिव रहता है एसेट्स के लिए। और यदि स्पॉट प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस आपके फ्यूचर प्राइस से ज़्यादा होती है तो आपके बेसिस जो है वो पॉजिटिव रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चार्जिंग मार्जिन इन फ्यूचर ट्रेडिंग? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चार्जिंग? क्या पर्पस है चार्ज करने का? मार्जिन क्यों लिया जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ ब्रोकर्स। ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट द एक्सचेंज अगेंस्ट default by either counterparty. Option C, to ensure that traders can withdraw their fund at any time. Option D, to provide additional income for clients. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, to protect the exchange against default by either counterparty। इसीलिए जो है वो मार्जिन चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ आर MTM मार्जिन हैंडल्ड बाय द एक्सचेंज? Option A, they are collected from gainers and paid to the loss-making participant. Option B, they are collected from loss-making participant and paid to the gainers. Option C, they are kept by the exchange for future settlement. Option D, they are divided equally among all participant। तो MTM मार्जिन हैंडल बाय द एक्सचेंज कैसे हैंडल किया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। दे आर कलेक्टेड फ्रॉम लॉस मेकिंग पार्टिसिपेंट। लॉस मेकिंग जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे लिया जाता है एंड पेड टू गेनर्स, और गेनर्स को जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, हाउ इज द प्राइस बैंड कैलकुलेटेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। प्राइस बैंड कैसे कैलकुलेटेड किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ऑप्शन ए बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द डे। ऑप्शन बी बेस्ड ऑन द ओपनिंग प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी with respect to the previous day's closing price of the contract. Option D based on the average price of the contract over the past week. तो दोस्तों जो प्राइस बैंड कैलकुलेटेड किया जाता है वो किया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस होती है कॉन्ट्रैक्ट की, उसके आधार पे प्राइस बैंड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, What is the operational mechanism of future contract? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या होता है। ऑप्शन ए इट इज़ नॉट ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस। ऑप्शन बी इट इज़ एन एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी इट इज़ ट्रेडेड ओनली बाय क्लियरिंग एजेंसीज। ऑप्शन डी इट इज़ ट्रेडेड ओनली बिटवीन बैंक्स। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ एन एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म होता है आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो जो है ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सचेंज पे ट्रेडेड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशनल मैकेनिज्म। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और भी आगे की सीरीज़ में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है या कोई क्वेश्चंस में आपको लगता है कि इसका उत्तर मैंने सही नहीं दिया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं ज़रूर मुझे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।